हमारे जीवन में हास्य और व्यंग का बहुत बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि अगर इंसान हंसी मजाक ना करे, व्यंग से न जुड़े, तो शायद उसका जीवन नीरस बन जाएगा। आज मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था जिसमें मुझे एक ऐसा वार्तालाप मिला, एक ऐसा प्रसंग मिला जिसके प्रत्येक पंक्ति में व्यंग है, प्रत्येक पंक्ति में हास्य है। उसको मैं पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग उसको ध्यान से सुनिए। यह प्रसंग नेता पर है और आप लोग जानते हैं कि नेता दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। कहने का मतलब है कि वो बाहरी रूप से समाज में आत्मकल्याण के लिए नारा देते रहते हैं, लेकिन उनके अंतःकरण में दूसरा बात चलता रहता है। वही मुख में राम बगल में छुरी जैसी मानसिकता होती है उनके अंदर। इसी तरह का कोई प्रसंग है जिसको मैं इस पुस्तक में पढ़ रहा हूँ। हमको अच्छा लगा, आप लोग भी सुनिएगा, आप लोग भी अच्छा लगेगा। टोटल पंक्ति में व्यंग्य है। नेताजी खुद शपथ ले रहे हैं और अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा दे रहे हैं किसी के सामने। आइए शुरू करते हैं। ये जो नेताजी हैं अपने बारे में कुछ बता रहे हैं, शपथ ग्रहण कर रहे हैं। प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि मैं मुनीलाल, पिता श्री चुनीलाल, पितामह श्री गुणीलाल, मुकाम व पोस्ट घोटालापुर, जिला बैतालपुर, उम्र 76 वर्ष, गरीब राज्य की गरीब जनता का नेता हूँ। गरीबों का नेता होने के कारण मैंने कभी अपनी संपत्ति का कोई हिसाब किताब नहीं रखा है। इसमें भी व्यंग्य है। मेरी संपत्ति कहाँ कहाँ है मुझे खुद को भी पता नहीं है। मेरा सारा काम मेरे पर्सनल वकील और सीए देखते हैं। मेरे बाप दादे को भी उनकी संपत्ति का अंदाज़ा नहीं था। मुझे विश्वास है कि मेरा वकील और सीए मेरे पुत्रों को भी सब कुछ बता देगा। बताइए नेताजी कितने संपत्तिशाली हैं कि उनको ही खुद पता नहीं है कि उनकी संपत्ति कहाँ कहाँ है। ये आगे बढ़ते हैं। ऐसे मैंने भरसक प्रयास किया है कि अपनी औलाद के ऐश मौज के लिए इतनी संपत्ति हो कि उसके नाती पोतों तक की को भी कोई दिक्कत नहीं हो। मैं पूरे होशो हवास में ईश्वर से आंखें चुराते हुए अपनी वसीयत लिखवा रहा हूँ। जानता हूँ कि कुर्सी की तरह जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है। मेरी इच्छा है कि मेरे बाद मेरी कुर्सी पर सिर्फ और सिर्फ मेरी चौथी पत्नी का बेटा ही बैठे। बताइए नेताजी 4 छोर शादी की है। पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही रहे। अब मुझे यह स्वीकार करने में कोई शर्म महसूस नहीं हो रही है कि ज़िंदगी में कुछ क्षणों में कभी कभी मुझ पर भी ईमानदारी के दौरे पड़े हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि राजनीति में ईमानदारी से ज़्यादा खतरनाक दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है। अब यह बात अलग है कि हर आदमी में आत्मा नाम की एक बेहद बदसूरत चीज़ होती है। आत्मा को इन्होंने बदसूरत चीज़ बताया है। मुझ में भी कभी कभी वह दिखी है, परंतु मैंने आत्मा को समझाते हुए ईमानदारी का प्रयोग केवल नारों तक ही सीमित रखा है। आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने जीवन में बहुत पापड़ बेले हैं। मेरे पिता और दादा तो नेताओं के झोले ही ढोते रह गए, परंतु मैंने बड़ी बड़ी सफाई से अपने आश्रयदाता के गले दबाए हैं। एक बार मैंने अपने आश्रयदाता के पूरे परिवार का ही खात्मा कर दिया। खतरनाक आदमी है नेताजी। लोग मुझे मस्खरा कहें या फिर जो जी में आए, मैं समय और परिस्थिति देखकर अपनी जुबान खोलता रहा हूँ। मैं अपने पुत्र व पुत्रियों को स्पष्ट सलाह देना चाहता हूँ कि जब कभी मुसीबत के क्षण आए, मेरे विरोध में नारे लगाए, संबंध विच्छेद की घोषणा कर दे। समझा रहे अपने पुत्र और पुत्रियों को कि कोई भी अगर मेरे विरोध नारा लगा रहा है तो आप संबंध विच्छेद का घोषणा कर दें उनसे। राजनीति में सब कुछ चलता है। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि जब कभी मौका मिले, मेरी तरह अपने परिचितों रिश्तेदारों को खुले हाथों परमिट कोटा टेंडर बांटे, नए नए विभाग बनाकर उन्हें अध्यक्ष व सचिव बना दे। मतलब कि सब कुछ चाहते हैं कि हमारे पक्ष में ही काम। मैं कुछ मतिझीन नेताओं की तरह रीढ़ विहीन कभी नहीं रहा। मेरी आस्था कुर्सी से चिपकी रही है। कुर्सी के लिए दल परिवर्तन, अपहरण, गुंडे पालना, हत्या करवाना और अनेक पुनीत कार्य करने पड़ते हैं, जो मैंने समय समय पर पूरा किया है। मैं जानता हूं कि मेरी चौथी पत्नी का बेटा ही इस योग्य है। वह बचपन से मेरे सिद्धांत पर ही चला है। पहले ही दिन उसने अपने गुरुजी के पेट में चाकू मार दिया था। मुझे अपने उस बेटे पर गर्व है। मैं उसे अंतिम सीख देना चाहता हूँ कि
अपने बेटा को उपदेश दे रहे हैं। कहते हैं कि मैं उसे अंतिम सीख देना चाहता हूँ कि गरीब भले ही ख़त्म हो जाए, गरीबी को मिटाने का वह कभी प्रयास न करे। जब तक गरीबी रहेगी, राजनीति फलती फूलती रहेगी। दूसरी बात यह है कि कुर्सी के लिए कभी कभी दंगे आवश्यक हो जाते हैं, जिसको वह समय समय पर करता रहेगा। अंत में एक बार फिर मैं पूरे होशो हवास में यह कह रहा हूँ कि मेरी पूरी चल व अचल संपत्ति को मेरे परिजनों में बराबर बराबर बांट दिया जाए। हाँ, पूरी संपत्ति का केवल 10% मेरे पर्सनल वकील और सीए को दे दिया जाए, ताकि उसकी अगली 3 पीढ़ियों को कभी परेशानी नहीं हो और कुर्सी पर मेरी चौथी पत्नी का बेटा ही बैठे। मैंने यह वसीयत लिख दी है ताकि सनद रहे और वक्त पर काम आए। मुनीलाल, बाकलम खुद। ये जो प्रसंग था ये राजनीति पर आधारित था। राजनीति के साथ साथ यह बहुत ही व्यंग्यात्मक है और शायद इस प्रसंग के द्वारा इन्होंने जो भी प्रसंग को लिखे हैं, इस प्रसंग के द्वारा चाह रहे हैं कि जो राजनीति है देश की, हमारे देश की जो राजनीति है, शायद कुछ इसी तरह की है। नेता लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके अंतःकरण में दूसरा बात चलता है। जैसे यहाँ पे जो चुनीलाल नाम का व्यक्ति है, वो नेता है, फिर भी 4 ठो शादी किया है और वह चाहता है कि उसकी चौथी पत्नी का बेटा ही फिर सरकार बनाए। शायद राजनीति करने वाले लोग भी इसी तरह की ज़िंदगी जीते हैं। उनको खुद पता नहीं होता है कि उनकी संपत्ति कहाँ कहाँ है। शायद इस प्रसंग के माध्यम से जो भी लेखक है, उन्होंने राजनीति के माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से भारत में हो रही गंदी राजनीति जो चल रही है उसको उजागर करने का प्रयास किया है।